कहानी की शुरुआत समंदर के नीचे बसी एक खतरनाक गुप्त दुनिया से होती है। 18वीं सदी में जब कार्गो शिप मिस्टीरियस टक्करों के बाद समंदर में समाने लगे और पूरा ट्रेड मार्ग रुक गया। उस रास्ते पर जाना मतलब अपनी किस्मत को दांव पर लगाना था। नीचे क्या है कोई नहीं जानता था, लेकिन जो भी करीब गया उसके लिए जिंदा लौटना सबसे बड़ी चुनौती बन गया। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। 18वीं सदी में जब समंदर के एक हिस्से को लेकर ऐसा डर फैल चुका था कि लोग उसका नाम लेने से भी कतराने लगे थे। कहा जाता था कि वहां हरे चमकती आंखों वाला कोई जीव छिपा है। उस रास्ते से गुजरने वाले व्यापारी जहाजों पर वो जीव अचानक हमला कर देता है। अब हालात ये हो जाते हैं कि अफवाह धीरे धीरे सच्चाई जैसी लगने लगती है और ज्यादातर कार्गो शिप उस रास्ते पर जाना बंद कर देते हैं, क्योंकि कोई भी उस बदनाम समंदर को पार करके अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता। इसी बीच प्रोफेसर पियरे एरोनिक्स को रिसर्च के लिए सैगॉन जाना होता है, लेकिन उन्हें जहाज नहीं मिल पाता और वे समझ जाते हैं कि डर कितना गहरा हो चुका है। अब जैसे ही वह बंदरगाह से बाहर निकलते हैं, कुछ छोटे अखबारों के रिपोर्टर उन्हें घेर लेते हैं और उस समुद्री जीव के बारे में सवाल करने लगते हैं। पहले से परेशान प्रोफेसर बस साधारण सी बात कहकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन अगले ही दिन वही शब्द अखबारों में ऐसे छपते हैं जैसे समंदर में छिपा खतरा सच में साबित हो चुका हो। खबर सीधा फौज तक पहुंचती है और मामला सम्मान का बन जाता है। इसलिए सेना तय करती है कि प्रोफेसर एरोनिक्स को एक वॉरशिप के साथ सैगॉन भेजा जाएगा, ताकि रास्ते में उस समुद्री जीव की सच्चाई सामने लाई जा सके, जिसके नाम से पूरा ट्रेड मार्ग ठप पड़ चुका है। प्रोफेसर खुद भी इस रहस्य को समझना चाहते थे, इसलिए वे बिना देर किए तैयार हो जाते हैं। अब शुरू होता है लंबा सर्च ऑपरेशन। दिन निकलते हैं, रातें बीती हैं। समंदर कभी शांत तो कभी अजीब तरह से भारी महसूस होता है। कभी दूर डॉल्फिन पानी उछालती दिख जाती है, लेकिन जिस जीव की तलाश है उसका कोई सुराग नहीं मिलता। धीरे धीरे जहाज पर मौजूद लोगों के मन में शक पैदा होने लगता है और थकान के साथ बेचैनी भी बढ़ने लगती है। आखिर एक रात कप्तान फैसला करता है कि अब ये खोज बंद कर दी जाए, क्योंकि उसके मुताबिक ये पूरी कहानी लोगों के डर का नतीजा हो सकती है और यूं ही जहाज का ईंधन, सैनिकों की मेहनत और सेना का कीमती समय खर्च करना ठीक नहीं है। लेकिन आदेश दिए कुछ ही देर हुई होती है कि दूर अंधेरे में एक व्यापारी जहाज पर अचानक हमला होता दिखाई देता है। जहाज की रोशनी हिलती है और फिर धीरे धीरे गायब होने लगती है। कप्तान तुरंत रेस्क्यू का आदेश देता है और वॉरशिप पूरी रफ्तार से उस दिशा में बढ़ता है, लेकिन जब तक वे वहां पहुंचते हैं तब तक व्यापारी जहाज समंदर में डूब चुका होता है। चारों तरफ सिर्फ टूटी लकड़ियां और लहरों की आवाज बजती है। अब सभी डेक पर खड़े समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि इतना बड़ा जहाज कुछ ही मिनटों में कैसे गायब हो गया। तभी निगरानी कर रहा एक नाविक अचानक घबराकर चिल्लाता है और कांपती उंगली से सामने इशारा करता है। जैसे ही सबकी नजरें उस दिशा में जाती हैं, तो काले पानी के बीच दो चमकती हुई हरी आंखें दिखाई देती हैं और वही समुद्री जीव जिसे लोग अब तक सिर्फ कहानी समझ रहे थे, भारी लहरों को चीरता हुआ सीधे उनकी तरफ बढ़ता हुआ नजर आता है। अब पहली बार जहाज पर मौजूद हर इंसान को एहसास होता है कि ये सिर्फ अफवाह नहीं था, खतरा सच में उनके सामने खड़ा है। एक ही पल में वॉरशिप अलर्ट मोड में चला जाता है, हथियार तान दिए जाते हैं और जैसे जैसे वो रहस्यमयी आकृति पास आती है, डेक पर खड़े हर इंसान की सांस भारी होने लगती है। कप्तान बिना देर किए तोपें दागने का आदेश दे देता है और फिर गोलों की लगातार बारिश शुरू हो जाती है। धमाके पर धमाके गूंजते हैं और कुछ ही पलों में ऐसा लगता है कि वो जीव पीछे हट रहा है। जैसे ही सबको लगता है कि खतरा टल रहा है, तभी कप्तान उसका पीछा करने का हुक्म देता है। दूसरी राउंड की फायरिंग में एक गोला सीधे जाकर उसे लगता है, लेकिन इस बार वो डरकर भागने के बजाय अचानक और आक्रामक हो जाता है। अगले ही सेकंड वो दिशा बदलता है और पूरी रफ्तार से वॉरशिप की तरफ झपटता है। अब वो ऐसे एंगल में आ चुका होता है जहां तोपें बेकार साबित हो जाती हैं। नाविक तुरंत जहाज का कोण बदलने की कोशिश करते हैं ताकि टक्कर का असर कम किया जा सके, लेकिन हमला इतना जबरदस्त होता है कि पूरा जहाज हिल जाता है और उसी झटके में प्रोफेसर पियरे एरोनिक्स सीधे समुद्र में जा गिरते हैं। उनका वफादार असिस्टेंट कॉन्सेल एक पल भी नहीं सोचता और उनके पीछे कूद पड़ता है। उधर वॉरशिप बुरी तरह झुक चुका होता है। अंदर कितने लोग बचे हैं इसका कोई अंदाजा नहीं लग पाता और अब खुले समंदर में सिर्फ प्रोफेसर और कॉन्सेल एक टूटे मस्तूल को पकड़कर किसी तरह खुद को डूबने से बचाते रहते हैं। रात लंबी होती जाती है, ठंडी हवा शरीर को सुन्न कर रही होती है, अंधेरा चारों तरफ फैला है और हर मिनट भारी लगता है। सुबह होने तक भी कहीं से कोई रेस्क्यू नहीं आता और जब दोनों की ताकत लगभग जवाब देने लगती है, तभी अचानक पानी की सतह पर धातु
धातु की बनी एक अजीब सी संरचना उभरती है। दोनों आखिरी हिम्मत जुटाकर उस पर चढ़ जाते हैं और अंदर पहुंचकर नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो प्रोफेसर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि ये कोई साधारण जहाज नहीं बल्कि एक पनडुब्बी होती है जिसे किसी ने सच में बना लिया है। वे अभी इस अद्भुत मशीन को समझ ही रहे होते हैं कि खिड़की के बाहर का दृश्य उन्हें रोक देता है। समुद्र की गहराई में कुछ लोग शांत तरीके से अंतिम संस्कार कर रहे होते हैं और साफ दिख रहा होता है कि ये वही लोग हैं जो पिछली रात के हमले में मारे गए थे। प्रोफेसर एक पल के लिए सन्न रह जाते हैं। तभी वही हार्पूनर नेड लैंड जो टक्कर के दौरान समुद्र में गिरा था किसी तरह यहाँ तक पहुंच जाता है और हालात समझने की कोशिश करता है। तभी कौंसेल धीमी आवाज में कहता है कि शायद कुछ लोग अब भी जिंदा हो सकते हैं और यहीं से उनके सामने एक नई और अनजानी दुनिया खुलने लगती है। लेकिन तभी अंतिम संस्कार कर रहे लोगों की नजर उन पर पड़ जाती है और माहौल अचानक बदल जाता है। तीनों घबराकर एक छोटी नाव में कूदते हैं और वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा पाते क्योंकि चारों तरफ से उन्हें घेर लिया जाता है। नेड लैंड पूरी ताकत से मुकाबला करता है, वार पर वार करता है, लेकिन दुश्मन ज्यादा हैं और घेरा मजबूत है, इसलिए ज्यादा देर टिक पाना मुमकिन नहीं होता। थोड़ी देर की जद्दोजहद के बाद तीनों काबू में कर लिए जाते हैं और तभी सच्चाई सामने आती है जिसे दुनिया समुद्री राक्षस समझ रही थी। वो दरअसल नॉटिलस नाम की यही पनडुब्बी थी। कप्तान निमो को पहले ही पता चल चुका होता है कि पिछली रात हमला इन्हीं लोगों की तरफ से हुआ था और अपने मारे गए साथियों के लिए वह जवाब चाहते हैं। इसलिए वह आदेश देते हैं कि दोनों साथियों को समुद्र में डुबो दिया जाए, लेकिन प्रोफेसर को अलग रखा जाता है क्योंकि कप्तान चाहता है कि प्रोफेसर नॉटिलस पर रहकर उसके लिए काम करे। पर प्रोफेसर साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि वह अपने साथियों की जान की कीमत पर अपनी आजादी या जिंदगी नहीं लेंगे। आखिरकार कप्तान तीनों को डेक पर फेंक देने का आदेश देता है और नॉटिलस तेजी से समुद्र की गहराई में उतरने लगता है। कुछ ही सेकंड में पानी उन्हें ढक लेता है। नमक भरा समंदर सांस रोकने लगता है और हालात काबू से बाहर जाने लगते हैं। तभी अचानक पनडुब्बी फिर ऊपर उठाती है। बाद में पता चलता है कि यह सब एक इम्तिहान था। कप्तान निमो देखना चाहता था कि प्रोफेसर अपनी जान बचाने के लिए साथियों को छोड़ देंगे या आखिरी पल तक उनके साथ खड़े रहेंगे। अगर प्रोफेसर पीछे हट जाते तो कप्तान बिना कुछ कहे उन्हें वहीं छोड़ देता, लेकिन जब उसने देखा कि प्रोफेसर आखिरी सांस तक अपने साथियों के साथ डटे रहे तब उसका फैसला बदल जाता है। बाद में उनके लिए शानदार लंच तैयार करवाया जाता है। तीनों इतने भूखे होते हैं कि खाना सामने आते ही खाने लगते हैं और कप्तान गर्व से हर डिश का स्रोत बताता जाता है। लेकिन जैसे जैसे वह बताता है कि ये समुद्री सांप का मांस है या छोटे ऑक्टोपस से बना है, वैसे वैसे उनके चेहरे का भाव बदलने लगता है। भूख अचानक कम हो जाती है। कप्तान उनकी झिझक समझ लेता है और शांत आवाज में कहता है कि अगर चाहें तो खुद जाकर अपनी पसंद का खाना ढूंढ सकते हैं। बस इतना सुनते ही नेड लैंड तुरंत खड़ा हो जाता है और आगे बढ़ने को तैयार हो जाता है। कुछ ही देर में तीनों डाइविंग सूट पहन लेते हैं और कैप्टन निमो के इशारे पर समुद्र की गहराइयों में उतरना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे वे नीचे जाते हैं रोशनी कम होती जाती है और सामने एक अलग ही दुनिया खुलने लगती है। नीचे पहुंचकर उनकी चाल धीमी पड़ जाती है क्योंकि हर तरफ ऐसा दृश्य है जिसे शब्दों में समझाना आसान नहीं। रंग बिरंगी मछलियों के झुंड उनके चारों तरफ तैर रहे हैं, अजीब आकार के पौधे लहरा रहे हैं और गहराई का सन्नाटा ऐसा है जैसे कोई दूसरी ही दुनिया हो जहां इंसान का कदम कम ही पड़ा हो। हर सांस भारी है, हर हरकत संभल कर करनी पड़ रही है। इसी बीच नॉटिलस का क्रू बड़े अनुशासन से समुद्र की नेमतें इकट्ठा कर रहा होता है। जाल फैलाए जाते हैं और कुछ ही मिनटों में वे मछलियों और समुद्री जीवों से भरने लगते हैं। उधर नेड लैंड और कौंसेल की नजर कुछ और ढूंढ रही होती है। तलाशते तलाशते वे एक डूबे हुए जहाज तक पहुंच जाते हैं। उसके अंदर घुसकर जब वे एक संदूक खोलते हैं तो उसमें सोना और चांदी चमक उठता है। नेड की आंखों में तुरंत चमक आ जाती है और वह इशारे से कौंसेल को बताता है कि इसे साथ ले चलते हैं। दोनों मिलकर भारी संदूक उठाते हैं और पनडुब्बी की ओर बढ़ने लगते हैं, लेकिन रास्ते में नेड का पैर समुद्री तल की चिकनी परत पर फिसल जाता है और वह संदूक समेत नीचे गिर पड़ता है। तभी पास से गुजरती एक शार्क उनकी हरकत महसूस कर लेती है। उसका काला साया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ता दिखाई देता है। पानी के भीतर हालात और भी डरावने लगने लगते हैं। नेड खुद को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन संदूक उसे धीमा कर रहा होता है। ठीक उसी समय कैप्टन निमो तेजी से आगे बढ़ता है, धनुष तानता है और बिना घबराहट के तीर छोड़ता है। तीर सीधा शार्क के शरीर में जा धंसता है। घायल शार्क झटके से मुड़ती है और तड़पती हुई दूर अंधेरे में गायब हो जाती है। तब जाकर नेड और कौंसेल खुद को संभाल पाते हैं। ऊपर लौटने के बाद भी नेड का ध्यान उस डूबे खजाने से हटता नहीं। उसके चेहरे पर साफ दिख रहा होता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। कैप्टन निमो चुपचाप उसे देखता है और फिर बिना कुछ कहे उसे स्टोर रूम तक ले जाता है। दरवाजा खुलते ही अंदर सोने चांदी और अनगिनत कीमती चीजों का ढेर नजर आता है, जैसे समुद्र की गहराई का
पूरा खजाना वहीं जमा हो। नेड कुछ पल के लिए खामोश रह जाता है। उसकी पहले वाली चमक हल्की पड़ जाती है। वह मुस्कुराकर माहौल हल्का करने की कोशिश करता है, लेकिन कैप्टन का चेहरा सख्त ही रहता है। वह शांत लेकिन ठोस आवाज में कहता है कि सोना चांदी का कोई मतलब नहीं, अगर पेट भरने को भोजन न हो। असली कीमत उस चीज की है जो तुम्हें जिंदा रखे, क्योंकि इस समंदर में जिंदा रहना ही सबसे बड़ी दौलत है। उसके शब्द साफ हैं, मजबूत शरीर और साफ दिमाग ही इंसान को बचाते हैं, बाकी सब सिर्फ वजन है। बाद में प्रोफेसर भी नेड को समझाते हैं कि खजाने के पीछे भागना समझदारी नहीं है, लेकिन ये बात नेड के अंदर कहीं चुभ जाती है। वह बाहर से कुछ नहीं कहता, पर अंदर ही अंदर मानने को तैयार नहीं होता। और फिर एक रात जब सब शांत होता है, वह चुपके से उठता है और धीरे से स्टोर रूम का दरवाजा खोल देता है। जैसे ही नेड लैंड एक चमकता हुआ रत्न उखाड़कर जेब में डालने के लिए हाथ बढ़ाता है, तभी अचानक कैप्टन का पालतू समुद्री जीव उसे घूरते हुए सामने आ खड़ा होता है। उसकी ठंडी नजरें सीधा नेड पर टिक जाती हैं और एक पल के लिए नेड का गला सूख जाता है। हालात बिगड़ते देख वह तुरंत रत्न छोड़ता है, दरवाजा बंद करता है और जैसे ही कुछ क्रू मेंबर उधर आते दिखाई देते हैं, वह झट से नीचे बैठकर उसी जीव को दुलारने का नाटक करने लगता है, जैसे वह तो बस खेल रहा हो और कुछ हुआ ही न हो। इसके बाद नॉटिलस की जिंदगी फिर उसी रोजमर्रा के चक्र में चलती रहती है। दिन गुजरते हैं, गहराइयां बदलती हैं और कब उनका सफर 10,000 मील पार कर जाता है, किसी को ठीक से एहसास भी नहीं होता। इस दौरान प्रोफेसर एरोनिक्स पूरी तरह कैप्टन निमो का भरोसा जीत लेते हैं। कैप्टन खुद उन्हें नॉटिलस के एक एक सिस्टम से परिचित कराता है, इंजन रूम से लेकर कंट्रोल सेक्शन तक, और आखिर में उन्हें उस ताकत का स्रोत भी दिखाता है जहां न्यूक्लियर रिएक्टर पूरी पनडुब्बी को ऊर्जा दे रहा होता है। प्रोफेसर हैरान रह जाते हैं। उनके लिए ये विज्ञान का चमत्कार है। उनका मानना है कि ऐसी तकनीक दुनिया के सामने आनी चाहिए ताकि इंसानी साइंस नई ऊंचाई छू सके। लेकिन कैप्टन निमो की सोच अलग है। वह शांत स्वर में कहता है कि इंसान हर ताकत का इस्तेमाल पहले हथियार बनाने में करता है, तरक्की बाद में आती है। अपनी बात साबित करने के लिए वह प्रोफेसर को पास के एक द्वीप तक ले जाता है जहां दूर दूर तक झुके हुए मजदूर काम कर रहे होते हैं। वे गुलाम हैं और वही लोग हैं जो हथियारों के लिए कच्चा माल तैयार कर दुनिया भर में भेजते हैं। कैप्टन धीमे स्वर में बताता है कि कभी वह खुद भी उन्हीं में से एक था। उसे और उसके साथियों को यहीं कैद रखा गया था। किसी तरह वे भाग निकले और एक ज्वालामुखी वाले सुनसान द्वीप पर पहुंचकर उन्होंने नॉटिलस बनाई। अब उसकी वापसी का मकसद साफ है। वह कहता है अगर जड़ खत्म कर दी जाए तो युद्ध खुद खत्म हो जाएगा। वह गहरे समंदर में छिपकर इंतजार करता है और जैसे ही हथियारों से लदा एक जहाज बंदरगाह से निकलता है, वह नॉटिलस को पूरी रफ्तार से उसकी ओर मोड़ देता है। टक्कर इतनी भीषण होती है कि विस्फोट की लहर नॉटिलस तक हिला देती है। हथियारों से भरा जहाज तबाह हो जाता है, लेकिन उसी झटके में नॉटिलस के भी कई नाविक जान गंवा बैठते हैं। ये देखकर प्रोफेसर को गहरा झटका लगता है। वह साफ कहते हैं कि चाहे मकसद कुछ भी हो, यह भी हिंसा ही है। कैप्टन की आंखों में एक साथ गुस्सा और दर्द उभर आता है और वह भारी आवाज में जवाब देने को तैयार खड़ा होता है। कैप्टन भारी आवाज में कहता है कि जिन हथियार व्यापारियों को वह रोक रहा है, उन्हीं लोगों ने उसकी ताकत हथियाने के लिए उसके परिवार को मार डाला था और अब वह सिर्फ हिसाब बराबर कर रहा है। अपने तरीके से उसके शब्दों में गुस्सा भी है और टूटा हुआ दर्द भी। प्रोफेसर के पास इस पीड़ा का कोई सीधा जवाब नहीं होता। वह चुपचाप मुड़ जाते हैं, लेकिन उनके मन में सवाल अभी भी जिंदा रहते हैं। उधर नेड लैंड और कौंसिल भी कैप्टन के तरीकों से संतुष्ट नहीं हैं। उन्हें लगने लगता है कि अगर वे यहीं फंसे रहे तो कभी आजादी नहीं मिलेगी। इसीलिए एक दिन मौका देकर जब कैप्टन बाहर होता है, वे चुपचाप उसके केबिन में घुस जाते हैं। अंदर रखे नेविगेशन उपकरणों को ध्यान से देखकर वे ज्वालामुखी वाले द्वीप की सटीक लोकेशन निकाल लेते हैं। नेड लैंड तुरंत वे कोऑर्डिनेट्स एक कागज पर लिख लेता है और जैसे ही नॉटिलस कुछ देर के लिए सतह पर आती है, वह उस कागज को बोतल में डालकर समुद्र में फेंक देता है, इस उम्मीद में कि कभी न कभी कोई उसे पाएगा और उस द्वीप तक पहुंचेगा। शायद उन्हें छुड़ाने के लिए कुछ दिन तक सब सामान्य चलता रहता है। फिर सफर के दौरान अचानक नॉटिलस समुद्र तल की एक चट्टान से टकरा जाती है। झटका तेज होता है, लेकिन पनडुब्बी को गंभीर नुकसान नहीं होता। बस ज्वार आने तक इंतजार करना होता है ताकि वह खुद ही छूट सके। उसी बीच नेड लैंड की नजर दूर एक छोटे से द्वीप पर पड़ती है और उसके मन में फिर भागने का विचार आता है। वह कहता है कि वह और कौंसिल वहां जाकर खाने का इंतजाम कराते हैं। कैप्टन अनुमति दे देता है, लेकिन जाते हुए चेतावनी देता है कि उस द्वीप पर नरभक्षी रहते हैं। नेड इस बात को हल्के में लेता है। उसे लगता है यह सिर्फ डराने के लिए कहा गया है। जैसे ही वह किनारे उतरता है, वह कौंसिल से कहता है कि यही मौका है, भाग चलते हैं। लेकिन कौंसिल साफ कह देता है कि वह प्रोफेसर को छोड़कर नहीं जाएगा। मजबूर होकर नेड अकेले जंगल की तरफ बढ़ता है। घने पेड़ों
पेड़ों के बीच चलते हुए उसका गला सूखने लगता है। तभी उसे एक तालाब दिखाई देता है। वह पानी पीने के लिए झुकता है, लेकिन अचानक उसकी नजर सामने पेड़ों की ऊंची शाखाओं पर जाती है, जहां कई खोपड़ियां हवा में झूल रही होती हैं। और उसी पल उसे एहसास होता है कि कैप्टन की चेतावनी मजाक नहीं थी। उसकी रीढ़ तक ठंड उतर गई और उसी पल उसे समझ आ गया कि कैप्टन की चेतावनी बिल्कुल सच थी। वह बिना पीछे देखे तट की तरफ दौड़ पड़ा, लेकिन देर हो चुकी थी। जंगल के बीच कई नरभक्षियों की नजर उस पर पड़ चुकी थी। सौभाग्य से कौंसिल पहले ही नाव को पानी में उतार चुका था। नेड लैंड भागता हुआ आया और सही वक्त पर कूदकर उसमें चढ़ गया। दोनों ने पूरी ताकत से चप्पू चलाए, लेकिन पीछे से लंबी संकरी नावों में बैठे नरभक्षी उनका पीछा करने लगे। फासला बहुत ज्यादा नहीं था, मगर उतना काफी था कि वे नॉटिलस तक पहुंच सकें। हांफते हुए जब वे वापस पनडुब्बी पर चढ़े तो तुरंत कैप्टन को बाहर की स्थिति बताई, लेकिन कैप्टन निमो के चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, जैसे उसे पहले से अंदाजा हो कि ऐसा हो सकता है। कुछ ही मिनटों में नरभक्षियों का झुंड नॉटिलस की बाहरी सतह पर चढ़ने लगा। माहौल भारी हो गया था। तभी कैप्टन ने बिना जल्दबाजी के इलेक्ट्रिक सिस्टम सक्रिय किया और अगले ही पल तेज करंट पूरी बाहरी परत में दौड़ गया। ऊपर चढ़े लोग चीखते हुए पानी में कूद पड़े और खतरा टल गया, लेकिन अंदर मौजूद सभी लोगों की धड़कनें अभी भी तेज थीं। इस घटना के बाद भी कैप्टन का गुस्सा कम नहीं हुआ। उसे नेड लैंड की लापरवाही नागवार गुजरी और उसने तुरंत आदेश देकर उसे बंद करवा दिया। तभी दूर समुद्र में एक वॉरशिप दिखाई दी और हालात फिर बदल गए। नॉटिलस अब भी चट्टानों में अटकी हुई थी। कैप्टन ने पूरी ताकत से इंजन चलवाया, मशीनें गरजने लगीं और आखिरकार पनडुब्बी छूट गई। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ी, उसी क्षण उस पर हमला हुआ। जोरदार धमाका हुआ और पानी तेजी से भीतर घुसने लगा। क्रू ने तुरंत क्षतिग्रस्त हिस्सों को सील किया, पर झटके से डीली हुई एक भारी बीम नीचे गिरकर ड्राइव शाफ्ट में फंस गई थी। इंजन की ताकत रुक गई और नॉटिलस फिर नीचे की ओर खींचने लगी। कैप्टन खुद मरम्मत में जुट गया और सबने मिलकर उस अटकी बीम को हटाने की कोशिश की। काफी प्रयास के बाद रास्ता साफ हुआ। इंजन दोबारा गरजा और नॉटिलस ने गति पकड़ ली, लेकिन राहत ज्यादा देर नहीं टिकी, क्योंकि अंधेरे पानी में एक विशाल ऑक्टोपस उनकी तरफ तेजी से बढ़ता दिखाई दिया। कैप्टन ने फुल स्पीड का आदेश दिया, मगर वह समुद्री जीव उनसे भी तेज निकला और सीधा उनकी ओर आता रहा। जड़ों जैसे मोटे और सक्शन कप से भरे उसके टेंटिकल्स ने नॉटिलस को चारों तरफ से जकड़ लिया और पनडुब्बी की लोहे की मोटी बाहरी परत कराहने लगी, जैसे पूरा स्टील का ढांचा दबाव में मुड़ रहा हो। इधर उधर टूटे हुए लोहे के टुकड़े खड़खड़ाने लगे और अंदर खड़े लोग साफ महसूस कर सकते थे कि पकड़ कितनी खतरनाक है। क्रू ने बिना देर किए इलेक्ट्रिक सिस्टम चालू किया। तेज करंट पनडुब्बी की बाहरी बॉडी में दौड़ा और ऑक्टोपस कुछ पल के लिए पीछे हटा, लेकिन उसी झटके से अंदर की तारों में आग भड़क उठी, धुआं फैलने लगा और हालात और बिगड़ गए। इससे पहले कि वे पूरी तरह संभलते, वह दैत्य फिर लौटा और इस बार उसने जहाज को और कसकर लपेट लिया। अब बचने का कोई सीधा रास्ता नहीं था। कैप्टन निमो ने आदेश दिया कि पनडुब्बी को पानी के ऊपर ले जाया जाए, यानी समंदर की सतह पर, जहां जहाज हवा में आकर मुकाबला कर सके। फैसला साफ था, अब लड़ाई ऊपर होगी। जैसे ही नॉटिलस पानी के ऊपर उभरी और हैच खुलने लगे, तभी एक मोटा टेंटेकल दरवाजे के सामने अटक गया। रास्ता बंद हो गया। मजबूरी में कैप्टन ने दूसरी तरफ से निकलने की योजना बनाई। उसने अपने लोगों को पीछे रहने को कहा और खुद आगे बढ़ गया, ताकि उस दैत्य का ध्यान अपनी ओर खींच सके। आठों भुजाएं हवा में लहराती हुई उसकी तरफ झपटी। कैप्टन फुर्ती से फिसलता हुआ उसके नीचे वाले हिस्से तक पहुंचा, जहां से वह उसकी आंख पर सीधा वार कर सकता था, लेकिन पहला भाला निशाने से चूक गया। तभी एक नाविक ने दूसरा भाला उसकी ओर उछाला। कैप्टन ने उसे पकड़ लिया, पर उसी पल एक टेंटेकल उसकी कमर से लिपट गया और कसता चला गया। बाकी लोग चीखते हुए आगे बढ़े, कुल्हाड़ियों और चाकुओं से उस मोटी भुजा को काटने लगे, लेकिन मोटी चमड़ी पर वार का असर नहीं हुआ। कैप्टन धीरे धीरे उस विशाल मुंह की ओर खींचा जा रहा था, जिसके भीतर कतारों में नुकीले दांत साफ चमक रहे थे। तभी बंद कमरे से निकलकर नेड लैंड डेक पर पहुंचा। उसने देखा कि कैप्टन आधा पानी में घसीटा जा चुका है। उसने एक पल भी नहीं सोचा और सीधे समंदर में छलांग लगा दी। उसके हाथ में बस छोटा सा चाकू था, लेकिन उसी से उसने उस टेंटेकल पर लगातार वार करना शुरू कर दिया। हर वार के साथ पकड़ थोड़ी ढीली होती गई। कई कोशिशों के बाद आखिर वह मोटी भुजा कट गई और नेड ने पूरी ताकत लगाकर कैप्टन को ऊपर खींच लिया। दोनों हांफते हुए डेक पर गिर पड़े और वह जानलेवा लड़ाई आखिरकार खत्म हुई। लेकिन इस सब के बावजूद कैप्टन की नजर में नेड लैंड के लिए कोई नरमी नहीं आई। उसने प्रोफेसर की तरफ देखकर कहा कि किसी इंसान का एक अच्छा काम उसकी असली फितरत नहीं बदल देता। एक पल की बहादुरी पिछले फैसलों को साफ
साफ नहीं कर सकती। प्रोफेसर ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में जवाब दिया कि इंसान को मौका देना जरूरी है और तकनीक को छिपा कर रखना कोई हल नहीं। अगर ऐसी ताकत दुनिया के सामने आए तो कितनी जिंदगियां बच सकती हैं। कैप्टन ने धीरे से सिर हिलाया और बोला, इंसानी फितरत सीधी नहीं होती। लोग ताकत को पहले हथियार बनाते हैं, शांति बाद में ढूंढते हैं। जिस दिन इंसान सच में बिना लालच के जीना सीख जाएगा, उसी दिन वह बिना झिझक नॉटिलस की ताकत सबके सामने रख देगा। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। खबर मिली कि ज्वालामुखी वाले द्वीप के आसपास कई वॉरशिप जमा हो रही हैं। साफ था कोई बड़ी ताकत इस तकनीक को हासिल करना चाहती है। थोड़ी ही देर में सैनिक द्वीप पर उतर चुके थे। कैप्टन समझ गया कि अगर देर हुई तो सब हाथ से निकल जाएगा। उसने फैसला किया कि वह खुद बेस में जाकर आत्मविनाश प्रणाली यानी ऐसा सिस्टम जो पूरी सुविधा को खुद नष्ट कर दे, उसे चालू करेगा। सब लोग चुपचाप पानी के नीचे बने गुप्त रास्ते से वापस द्वीप पहुंचे। कैप्टन सिस्टम सक्रिय करने ही वाला था कि उधर नेड लैंड ने किनारे खड़े सैनिकों को इशारे करने शुरू कर दिए। वही बोतल में भेजा गया संदेश उन्हें यहाँ तक लाया था और नेड अब भी यही समझ रहा था कि ये लोग उसे आजाद कराने आए हैं। उसे अंदाजा नहीं था कि उनका असली मकसद सिर्फ इस तकनीक पर कब्जा करना है। जब प्रोफेसर को यह सच समझ आया तो उनका चेहरा सख्त हो गया। लेकिन अब समय बहुत कम था। प्रोग्राम सेट करके कैप्टन वापस पनडुब्बी की ओर लौटा। जैसे ही उसने हैच यानी ऊपर का लोहे का दरवाजा पार किया, गोली चली और वह घायल हो गया। उसने किसी को कुछ नहीं बताया। दर्द दबाकर खुद ही कंट्रोल रूम तक पहुंचा और नॉटिलस को बेस से दूर गहरे समंदर की तरफ ले गया। जब पनडुब्बी पूरी तरह अंधेरे पानी में उतर गई, तब उसने सबको इकट्ठा किया। उसकी आवाज भारी थी। उसने कहा कि वह किसी भी हालत में ये ताकत उन लोगों के हाथ में नहीं जाने देगा। नॉटिलस अब हमेशा के लिए समंदर की तह में उतर जाएगी, यानी समुद्र के सबसे नीचे वाले हिस्से में, जहां से लौटना संभव नहीं है। हैरानी की बात यह थी कि ज्यादातर क्रू उसके फैसले के साथ खड़े रहे, लेकिन नेड लैंड का सब्र टूट चुका था। वह जोर से चिल्लाया और खुलकर विरोध करने लगा, लेकिन बाकी लोगों ने नेड लैंड को तुरंत पकड़कर काबू में कर लिया। प्रोफेसर ने आखिरी बार कैप्टन से कहा कि दुनिया को यह मौका मिलना चाहिए। ऐसी ताकत को हमेशा के लिए दफन करना सही नहीं है। लेकिन कैप्टन की आंखों में अब उम्मीद की कोई चमक नहीं बची थी। उसने बिना बहस बढ़ाए तीनों को बंद करवा दिया, जैसे फैसला पत्थर की लकीर बन चुका हो। फिर भी नेड लैंड हार मानने वालों में से नहीं था। जैसे ही दो गार्ड्स की नजर कुछ पल के लिए हटी, उसने मौका देखकर दोनों को बेहोश कर दिया और सीधे कंट्रोल रूम की तरफ भागा। वहां पहुंचकर उसने पनडुब्बी का रुख जबरन बदल दिया और उसे सतह की तरफ मोड़ दिया, यानी पानी के ऊपर, जहां से भाग निकलने की उम्मीद थी। लेकिन किस्मत ने फिर साथ नहीं दिया। जैसे ही नॉटिलस पानी के ऊपर उभरी, वह एक छिपी हुई चट्टान से टकरा गई। जोरदार झटका लगा और अगले ही पल केबिन में पानी घुसने लगा। हालात तेजी से बेकाबू हो रहे थे। नेड लैंड दौड़कर प्रोफेसर और कोनसेल को आजाद करता है और तीनों किसी तरह एक छोटी नाव तक पहुंच जाते हैं। वे पनडुब्बी से दूरी बनाने लगते हैं। उधर घायल और लड़खड़ाते कदमों से कैप्टन निमो खिड़की तक आता है। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखता है, लेकिन आंखों में अब भी वही गहरा लगाव है जो उसे हमेशा समंदर से रहा है। वह आखिरी बार उस अथाह नीले विस्तार को देखता है, यानी उस अंतहीन पानी को जो उसकी शरण भी था और उसकी दुनिया भी। तभी अचानक आसमान चीरती हुई आवाज गूंजती है। ज्वालामुखी वाला द्वीप पूरी ताकत से फट पड़ता है। आग की लपटें, धुएं के बादल और पिघला हुआ लावा एक साथ ऊपर उठते हैं। बेस और उसमें छिपी सारी तकनीक पल भर में तबाही में बदल जाती है। दूर से नाव में बैठे तीनों सन्न रह जाते हैं। विस्फोट की गूंज अभी खत्म भी नहीं होती कि नॉटिलस धीरे धीरे एक तरफ झुकने लगती है। पानी उसे अपने अंदर खींचने लगता है और देखते ही देखते वह पनडुब्बी अपने साथ अनकहे राज, अधूरे सपने और एक जिद्दी कैप्टन का विश्वास लिए समंदर की गहरी अंधेरी तह में उतर जाती है, जहां से लौटकर कोई कहानी वापस नहीं आती। हम उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।